Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 19 July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं. पहला आर्टिकल है हमारा इंडिया एंड द केस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बात करेंगे. सेकंड हम बात करते हैं ट्री प्लांटिंग स्कीम्स. यहाँ पर हम वेरियस स्कीम्स तो चला देते हैं ट्री प्लांटिंग की, लेकिन उसके साथ क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर थर्ड में है हमारा रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन. तो यहाँ पर फिर से ही वही आर्टिकल सेम रिपीट हो रहा है कि फाइनेंस कमीशन का यहाँ पर क्या रोल है. ऑल्दो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम लास्ट 3 days, हम 3 दिन से इसको कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पर कंटिन्यूसली न्यूज में रहेगा. तो यहाँ से देखिए, अब आपके लिए ये जो फाइनेंस कमीशन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो उसके एक एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद होने चाहिए. हाउ डू असम फॉरेन ट्रिब्यूनल वर्क. ये आर्टिकल में इसमें एक्चुअली बताया गया क्या असम फॉरेन ट्रिब्यूनल है वो कैसे काम करता है. उस आर्टिकल में पूरा यही एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारा असम फॉरेन ट्रिब्यूनल है ये कैसे काम करता है, कैसे ये यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया. लेकिन इसके साथ साथ और क्या, जैसे कि हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि किस तरीके से दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. आज का पहला आर्टिकल है हमारा. देखिए फ्रंट पेज पर हमारी कुछ छोटी छोटी न्यूज है, पहले इसके बारे में देखते हैं. सो 2 killed 31 इंजर्ड एज अ ट्रेन डिरेल्ड इन यूपीज गोंडा. ओके, तो यूपी में एक्चुअली क्या हुआ है, यहाँ पर जो ट्रेन है वो आपकी डिरेल हो गई, मतलब पलट गई जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान गई है और 31 लोग जो है यहाँ पर अभी भी इंजर्ड है. सो एक्सीडेंट अकर बिटवीन मोतीगंज एंड झिलाही रेलवे स्टेशन एट 2:37 PM. Loco pilot passenger heard a loud explosion just before the derailment. रेलवे मिनिस्ट्री यहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की जाएगी और अभी यहाँ पे गए तो देखिए ज्यादा ऐसा तो कोई नुकसान नहीं हुआ है. लाइक अब ज्यादा क्यों, 2 लोगों की जान जाना भी बहुत वो होता है और 31 लोग अभी इंजर्ड है. अभी डेटा कितना एक्यूरेट है कितना एक्यूरेट नहीं है हमें ये भी नहीं पता. लेकिन ये देखिए, ये जो रेल का एक्सीडेंट वो आज का नहीं है ना, इससे पहले भी हम बहुत सारे यहाँ पे एक्सीडेंट्स को, इस तरीके के इंसिडेंट्स को सुन चुके हैं. तो अब इसके लिए यहाँ पर हमें सॉल्यूशन लेकर आना होगा कि क्या हम एक कंक्रीट सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं. वैसे देखिए इस तरीके के इंसिडेंट्स तो होते ही रहते हैं, हम इसको पूरी तरीके से तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, बट वी कैन मेक श्योर कि इसमें जान मान की ज्यादा हानि ना हो और ये एक्सीडेंट्स इस तरीके इतने फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट्स यहाँ पर हमें दिखाई ना दे. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर हम बात कर रहे थे नीट यूजीसी की, है ना. इसकी यहाँ पर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर हम बात करते हैं थर्सडे की. तो थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यहाँ पर ये कहा है कि अब आप क्या करेंगे, स्टेट वाइज यहाँ पर नीट यूजीसी का जो रिजल्ट है उसे पब्लिश किया जाएगा. ओके, सो पब्लिक सेंटर वाइज नीट यूजीसी रिजल्ट बाय टुमारो. तो यहाँ पर आज का मतलब आज यहाँ पर पूरे जो रिजल्ट होंगे उन बच्चों के यहाँ पर आपके क्या किए जाएंगे, पब्लिश किए जाएंगे. सो यहाँ पे देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन थर्सडे अरेस्टेड 4 MBBS स्टूडेंट्स ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हियर इन कनेक्शन विद द नीट यूजी क्वेश्चन पेपर लीक. तो यहाँ पर जो सीबीआई है उन्होंने भी 3-4 बच्चों को क्या किया, अरेस्ट किया है. MBBS के जो स्टूडेंट्स थे जिनका यहाँ पर सीन लग रहा था कि उनका कुछ कनेक्शन है इस पेपर लीक से. ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए रिजल्ट को डिक्लेयर करने की, पब्लिश करने की बात की है. फर्दर इसमें क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये एग्जाम कैंसिल होता तो इसकी वजह से यहाँ पर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है. बच्चे यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं और नेक्स्ट डे जब हमें पता चलता है कि एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हो गया है तो पूरा जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है. और हमने जिस डे के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया और फॉर एग्जांपल अब वो एग्जाम कैंसिल होकर नेक्स्ट डे हो रहा है, कभी भी हो रहा है, तो उसमें फिर वो हमारी मेंटालिटी, वो मोटिवेशन, वो सारा इंथुजियाज्म नहीं रह जाता है ना. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया इस दिन, लेकिन मे बी हम इस दिन वैसा परफॉर्मेंस ना दे पाए. तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, है ना. हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स लिंक विद दिस. तो अभी यहाँ पर देखिए एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया है. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने
रिजल्ट को पब्लिश करने की बात की है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे पहले आर्टिकल की तरफ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडिया एंड अ केस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये आर्टिकल क्यों आया है इसकी बात करते हैं। आप सभी को पता होगा नेटो की यहाँ पर 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या होता है, पीएम जो है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो कहाँ जाते हैं, रशिया की विजिट में जाते हैं। ओके, तो यहीं से ये सारा जो है ये आर्टिकल अब आपको समझ में आ गया होगा। इस आर्टिकल का जो मेन क्रक्स है ये यहीं से निकल कर आता है। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड अ केस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, है ना। अब देखिए एक्चुअली हो ये रहा है कि 2 days आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड कंक्लूडेड हिज फर्स्ट विजिट टू मॉस्को सिंस रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू इंडिया है उन्होंने क्या कहा, इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इनका कहना ये है, जो यूएस के एम्बेसडर है इंडिया में, उनका कहना ये है कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर कोई भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। वी विल इन अ क्राइसिस मोमेंट, हम कहां पर एक क्राइसिस मोमेंट में हैं जहां पर हमें एक दूसरे की जरूरत है। तो अब आप यहां पर क्या जा रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और कंट्रीज के साथ यहाँ पर रिलेशन को बिल्ड करने जा रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। इवन यहाँ पर ये भी कहा गया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके पास लेटर आया था कि आप अभी ये मीटिंग ना करिए, आप 2 दिन बाद कर लें, जब ये समिट हमारी मतलब नेटो की जो ये एनिवर्सरी जो समिट हो रही थी यूएस में, इसको यहाँ पर खत्म हो जाने दीजिए, आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समिट कर सकते हैं। लेकिन होता है कि सेम डे यहाँ पर मतलब कि हमें क्या देखने को मिलती है, मीटिंग होती है। सो अ बेट ऑन रशिया एज अ लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर इज नॉट अ गुड बेट, रशिया वुड साइड विद चाइना ओवर इंडिया एंड एनी डे और वीक। तो यहाँ पर मतलब कि अब देखिए वेस्ट की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे ही, है ना, क्योंकि अब सभी को पता है कि वेस्ट जो है रशिया को पसंद नहीं करता है। तो वेस्ट की तरफ से ये यहाँ पर स्टेटमेंट्स आने ही हैं। तो इसमें उनका ये कहना है कि देखिए लंबे समय तक जो रशिया है आपका पार्टनर नहीं रहेगा, कभी ना कभी वो हो सकता है कि आज वो आपके साथ अच्छे से यहाँ पर बातचीत कर रहा है, आपके साथ रिलेशन बिल्ड करने की बात कर रहा है, नेक्स्ट डे वो चाइना की तरफ चले जाए। देखिए यहाँ पे यही है, अ बेट ऑन रशिया एज अ गुड लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर इज नॉट अ गुड बेट। आप जो ये बेट लगा रहे हैं कि रशिया हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, तो ये अच्छा पार्टनर मतलब कि अच्छी बेट नहीं है। रशिया वुड साइड विद चाइना ओवर टाइम ओवर इंडिया एंड एनी डे ऑफ द वीक। ये भी है। देखिए देयर वर रिपोर्ट्स, यहाँ पर रिपोर्ट्स है हमारे पास मीडिया ऑफिशियल्स के द्वारा कि यूएस ऑफिशियल्स ने क्या कहा था, न्यू दिल्ली से ये कहा गया था कि आप अपनी मीटिंग जो है मॉस्को की जो विजिट है उसको पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होती हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेस पॉइंट क्या निकल कर आता है, स्ट्रेस पॉइंट बात करते हैं, हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखते हैं। अब देखिए इंडिया सिर्फ आज की बात नहीं, अभी यहाँ पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया, अब इसी को लीजिए अभी, ठीक है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इसमें जो पूरा वेस्ट है वो किसके साथ है, आपका यूक्रेन के साथ है। अब रशिया यहाँ पर अकेला बढ़ गया। रशिया के साथ अब कौन आ रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज क्या कर रही हैं, यहाँ पर रशिया का आप साथ दे रही हैं। ठीक है, अब बचता है कौन, इंडिया। 1947 के बाद जब यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 पार्ट्स में मतलब कि बायपोलर था, एक तरफ कौन था आपका यूएस और दूसरी तरफ था यूएसआर। यहाँ पर इंडिया को क्या कहा गया था कि आप किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन करिए, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर क्या चूज किया, नॉन अलाइनमेंट की यहाँ पे जो पॉलिसी है कि हम ना तो रशिया के साथ जाएंगे, सॉरी यूएसएसआर के साथ जाएंगे और ना ही यूएस के ब्लॉक में यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, नॉन अलाइन रहेंगे। ठीक है, तो मतलब हमने एक मिडिल पाथ चूज किया। आज फिर वैसे सिचुएशन आती है कि पहले तो हमने क्या कर दिया कि नॉन अलाइनमेंट, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि हमें कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड करने ही होंगे, है ना, मतलब कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हम नॉन अलाइनमेंट की तरफ नहीं, अब हमें मल्टी अलाइनमेंट की तरफ यहाँ पर जाना होगा। किसकी तरफ, मल्टी अलाइनमेंट। अगर हमारे रिलेशन यूएस के साथ अच्छे हैं तो हमें हमारे रिलेशन रशिया के साथ भी यहाँ पर क्या करने होंगे, अच्छे करने होंगे। तो आप सभी को पता है कि इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छे थे, बट इन 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन होता है स्टिल हमें यहाँ पर फिर हमें क्या दिखाई देता है कि हमें लगा, इंडिया को लगा कि थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो हमने जो हमारा रिलेशन है यूएस के साथ भी बिल्ड करने की कोशिश की। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रशिया के साथ ही अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको इतना यहाँ पे क्लियर होगा। सो हियर यू विल सी दैट ऑल इंडिया गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस
देखिए इंडिपेंडेंस के बाद से ही हैव फॉलोड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो किया है इन वन फॉर्म टू अदर, वेदर इट इज कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट, मल्टी डायरेक्शनल फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। चाहे वो नॉन अलाइनमेंट, जब हमें लगा कि हाँ हमें यहाँ पे नॉन अलाइन रहना चाहिए तो हम उस टाइम पे नॉन अलाइन थे, जब हमें लगा नहीं अब हमें यहाँ पे मल्टी अलाइनमेंट की जरूरत है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंट्रीज के साथ अलाइन हो रहे हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच यहाँ पर अपना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए अब कैसे ये कहा जा रहा है रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे, जब से ये कन्फ्लिक्ट हुआ तो वेस्ट ने क्या किया, यहाँ पर सैंक्शंस लगाए, लेकिन हमने स्टिल क्या किया, रशिया से यहाँ पे क्रूड ऑयल परचेस किया। अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेस नहीं करते तो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते आज के टाइम पे, ये एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए कितना यहाँ पर ये जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रशिया इज अ सोर्स ऑफ 40% ऑफ इंडियाज डिफेंस इंपोर्ट, हमारा जो इंपोर्ट है 40% इंडिया का जो इंपोर्ट है ना, डिफेंस इक्विपमेंट की बात की जा रही है, रशिया से होता है। एंड 86% ऑफ इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट इज ऑफ रशियन, यहाँ पर 86% जो है हमारे जो इंडियन मिलिट्री के, हमारी जो इंडियन मिलिट्री है उनके जो वेपन्स है, इक्विपमेंट्स हैं, वो उसका ओरिजिन कहाँ से है, रशिया से। अगर वो खराब होता है, कुछ भी होता है तो वो कौन सुधार के देगा आपको, रशिया देगा, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ अपने वेपन्स दिए हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये चीजें एक रात में तो चेंज की नहीं जा सकती कि हाँ हमने एक रात में ही पूरा रशिया को छोड़ा और हम यूएस की तरफ चले गए, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ चले गए, है ना। सो दैट कैन नॉट बी हैपन। जस्ट लाइक दैट अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो यूरेशियन पावर्स के साथ भी हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, कनेक्टिविटी है, सिक्योरिटी चैलेंज को कैसे टैकल करना है, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रशिया है ना, यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, रशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएस दोनों ही हमारे लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से चाइना को अगर कंडेम करना है, अब देखिए अगर हम रशिया से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रखते हैं, रशिया क्या है, हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है ना, हर टाइम में उसने हमारी हेल्प करी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन रही हो। तो अगर हम रशिया, यहाँ पर इंडिया नहीं रहेगा तो रशिया और चाइना के अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, जो कि आने वाले टाइम में इंडिया के लिए क्या बन सकता है, यहाँ पर खतरा बन सकता है ना। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा रशिया के साथ हमारे रिलेशन को इतनी जल्दी, रशिया हमारा बहुत पुराना फ्रेंड है, तो हम इस तरीके से एक दिन में रशिया के साथ अपने जो रिलेशन है उसको खत्म नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इस आर्टिकल का जो क्रक्स है, मेन इशू है, यहाँ पर समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको पॉजिटिव निकालने होंगे। यूएस नीड नॉट सी दिस एन अनफ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी चॉइस, यूएस इसको यहाँ पर अनफ्रेंडली फॉरेन चॉइस नहीं देखता हो। इंडिया इज नॉट डिस्ट्रप्टिव रिविजनिस्ट पावर, इंडिया क्या है, एक डिस्ट्रप्टिव रिविजनिस्ट पावर नहीं है। इट सपोर्ट्स मल्टीलेटरल ग्लोबल ऑर्डर, इंडिया क्या करता है, मल्टी ऑर्डर जो है, मल्टीलेटरल ग्लोबल ऑर्डर है उसको सपोर्ट करता है। दैट इज बिकॉज it wants the international system to be more representative in line with the geopolitical realities of the present. Okay, so I hope आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। Now next मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द इशू विथ ट्री प्लांटिंग स्कीम। अब देखिए ट्री प्लांटिंग स्कीम के साथ में इश्यूज की बात की जा रही है। एक्चुअली हियर यू विल सी दैट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट कितना ज्यादा हो रहा है, फॉरेस्ट का जो एक्सप्लॉयटेशन है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है ना। लेकिन ये जो अनकंट्रोल और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो फॉरेस्ट लैंडस्केप है वो डिग्रेडेड होते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर रिपोर्ट आई है दैट सेज 10 मिलियन स्क्वायर ऑफ किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर क्या हो चुके हैं, वर्ल्ड से लॉस्ट हो चुके हैं। कितने, 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, छोटा मोटा नंबर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम टारगेट करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं कि हम यहाँ पे 3 मिलियन ट्रीज को प्लांट करेंगे। यहाँ पर हम देखिए 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट है आपका, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना, 10 बिलियन ट्री सुनामी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे मतलब पाकिस्तान का ये था बॉन्ड चैलेंज। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वेरियस स्कीम्स लेकर आए। ठीक है, हमने इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने आज तो यहाँ पर ट्री प्लांटिंग कर दी, पिक्चर्स वगैरह ले ली, सारी चीजें कर ली, ओके फाइन, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हम उसको चेक करने जाते हैं, हम उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद सिर्फ प्लांट को उसकी सैम्पलिंग कर देने से यहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं करता है। आपको ये चीज भी यहाँ पे याद रखनी होगी, उसकी यहाँ पर केयर करनी पड़ती है, जिस तरीके से हम एक बच्चे की केयर करते हैं, जस्ट लाइक दैट
हमें उस प्लांट की भी केयर करनी पड़ती है, तभी वो क्या होता है, आपका ग्रो होता है। पहली चीज तो ये। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, आपने किसी एक प्लेस से, ये यहाँ पर प्लांट से फॉरेस्ट था आपका, हमने इसको कट किया, पूरा क्लीन किया। अब हमने सोचा कि इसको कंपनसेट करना है, इसकी प्लेस पर हम क्या करेंगे, किसी दूसरे प्लेस पर यहाँ पर ट्री प्लांटिंग कर देंगे। लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट। इससे क्या होता है, यहाँ की जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है, लोकेलिटी जो है यहाँ पे, यहाँ की जो इकोलॉजी है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब होती है। तो अगर आप किसी दूसरे प्लेस पर यहाँ पर प्लांटेशन, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो जो चीजें, जो बेनिफिट्स हमें यहाँ से मिल रहे थे, मे बी वो चीजें हमें वो बेनिफिट यहाँ से ना मिले। ओके, सो बस इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, यही है द प्रॉब्लम विद सच राइट, द नेग्लेक्ट ऑफ इकोलॉजी एंड लोकेलिटी विद अ लिटिल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन वेरियस ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम्स हैज बीन मेजर कंसर्न। तो हम यहाँ पर जो इकोलॉजी और लोकेलिटी को नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम एंड मेन कंसर्न। ओके, इससे क्या हो रहा है, ट्री प्लांटिंग इन सर्टेन लोकेशन सच एज ग्रासलैंड एंड एनिमल्स हैबिटाट डिस्ट्रॉय प्लांट एंड एनिमल्स हैबिटाट। अब जैसे हमने, ये ग्रासलैंड है, ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर प्लांटेशन कर दिया, ट्रीज को यहाँ पे प्लांट कर दिया। इससे क्या हुआ, यहाँ का जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब हुआ। उससे क्या हुआ, वो डिस्टर्ब हुआ, तो जो यहाँ पे एनिमल्स थे, जो एनिमल्स का ये हैबिटाट था, वो जिस इकोसिस्टम में जिस तरीके से रह रहे थे, तो वो पूरा चेंज हो गया। तो कितना नुकसान हुआ, आपने इसको कंपनसेट करने के लिए किया, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर जो वहां का जो एनिमल है, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, वो क्या हो गई, आपकी एक तरीके से पूरी तरीके से लॉस में चली गई है। तो यही है। अब आपका घर ऐसा है, कोई अगर दूसरा यहाँ पर आपके घर में आकर अपने तरीके से यहाँ पर रहने लगे, तो आपको कैसा लगेगा, है ना, पूरी चीजें डिस्टर्ब होंगी। आप लोग यही सोचेंगे ना कि हम इसको छोड़कर जा रहे हैं। ओके, सो प्लांटिंग सैपलिंग अलोन डज नॉट फुलफिल द मल्टीफेरियस एक्सपेक्टेशन अनलेस वी हैव प्रोविजन फॉर एडिक्वेट पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स। तो यहाँ पर पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स भी होने चाहिए एडिक्वेट, जिससे कि हम इंश्योर कर सके कि यहाँ पर सिर्फ सैपलिंग से कुछ नहीं होगा, है ना, कि हमने आज सैपलिंग यहाँ पर कर दी, प्लांट सैपलिंग कर दी और अब सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। सो हमें इस चीज पर, इंडिया में जो चैलेंजेस है, लाइक अब हम इस चैलेंज को एड्रेस करने की भी बात कर रहे हैं। G20 समिट में भी जो इंडिया है और यूएस की बात करते हैं, जॉइंट एड्रेस भी किया था कि हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट का कमिटमेंट है, इसे 2030 तक आते आते हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसी के चलते हम वेरियस प्रोग्राम्स भी लेकर आए, लाइक फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। India has achieved additional carbon sink 1.97 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। यहाँ पर हम वेरियस प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, हमारे जो लाइक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन, इंसेंटिवाइज, हमने कम्युनिटीज का यहाँ पे पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा किया, जिसमें हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर ऐड कर सकें और जो भी चैलेंजेस है उनको टैकल किया जा सके। आई होप दिस आर्टिकल क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। फिर से ये वही आर्टिकल है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि फाइनेंस कमीशन का रोल क्या होता है। इस आर्टिकल में पूरा वही बताया गया है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 के तहत क्या की गई है, प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इतना आपको क्लियर हुआ। ओके, नाउ इस बॉडी का काम क्या होता है, जो आपका टैक्स का कलेक्शन होता है ना, यहाँ पर जो टैक्स का कलेक्शन होता है, उस टैक्स को अमंग द स्टेट्स, और स्टेट के बीच में क्या करना होता है, डिवाइड करना है। तो ये दो तरीके से होता है। ये यूनियन है हमारा। अब पहला चीज यहाँ पर ये होता है कि यूनियन से आपका स्टेट की तरफ जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, है ना। वर्टिकल मतलब यूनियन से आपका स्टेट की तरफ आ रहा है, बट अब ये स्टेट में हमने कितने परसेंट किया, 41% डिस्ट्रीब्यूशन किया। फॉर एग्जाम्पल 100% यहाँ पे टैक्स है, उसका 41% हमने स्टेट्स में किया। अब यहाँ पर एक स्टेट तो है नहीं, 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल 28 स्टेट्स हैं। तो अमंग द स्टेट्स अब हमें क्या करना है, इस 41 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये होता है आपका हॉरिजेंटल डिवीजन। आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, नाउ आप सभी को ये भी पता होगा कि सारे स्टेट्स आपके इक्वल नहीं है। नॉट ऑल दी स्टेट्स आर इक्वल। कोई सा स्टेट आपका बहुत ज्यादा बड़ा है, कुछ स्टेट्स यहाँ पर छोटे हैं साइज में, कुछ स्टेट्स का यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है। तो जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं। फाइनेंस कमीशन क्या करती है, कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे सेट करती है, और उन क्राइटेरियाज के बेसिस पर क्या किया जाता है, आपका ये जो टैक्स है, रेवेन्यू का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है। आई होप आपको इतना ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। अब मेजर इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं,
कहाँ से कंसर्न आ रहे हैं? पहला कंसर्न स्टेट का ये आ रहा है, स्टेट्स का, लाइक पहला जो आप सभी को पता है नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, है ना, 1970s में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, तो हमने कहा कि हमें पॉपुलेशन को क्या करना है, टैकल करना है। तो पॉपुलेशन को यहाँ पे टैकल करने के, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, उसको टैकल करने के लिए हम वेरियस स्कीम्स लेकर आए, जिसमें सदर्न स्टेट्स ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट नदर्न स्टेट्स इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, ठीक है, अच्छी बात है। आप सभी को एक प्रोविजन ये भी पता होगा कि लोकसभा में जो सीट्स होती हैं, है ना, जो सीट्स होती है वो किस बेसिस पर होती है, पॉपुलेशन के बेसिस पर होती है। तो यहीं से पहला इशू निकल कर आता है कि हमने तो अच्छा काम किया, सदर्न स्टेट्स आर सेइंग दैट वी हैव डन आवर जॉब, बट उसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलना चाहिए। पॉपुलेशन के बेसिस पर यहाँ पे लोकसभा में सीट्स एलोकेट होती हैं, साथ साथ यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन के थ्रू यहाँ पर रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी यहाँ पर क्या होता है, किसके बेसिस पर हो रहा है, मतलब एक जो क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन भी है, तो इससे तो हमें नुकसान हो रहा है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ पर क्या की जा रही है, यूनियन जो गवर्नमेंट है आपकी टैक्स कलेक्ट करती है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लगाए जाते हैं, है ना, लाइक आप बात करते हैं यहाँ पे सेस हो गया, आपका सरचार्ज हो गया। ये जो सेस और सरचार्ज होता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है, आप लोगों को ये बता दिया जाए, सेस एंड सरचार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता, बाकी जो भी टैक्स होता है वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो जो टैक्स कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है, तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट लायबल नहीं होती है कि उन टैक्स को वो क्या करे, स्टेट्स के साथ वो अपना यहाँ पर क्या करें, टैक्स के साथ यहाँ पर शेयर करें, ठीक है। तो ये दूसरा कंसर्न हुआ। तीसरा कंसर्न इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ स्टेट्स में टैक्स का कलेक्शन अच्छा होता है और कुछ स्टेट्स में टैक्स का कलेक्शन अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं केरल की। केरल की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट वहां पर टैक्स का कलेक्शन अच्छा है, वहां पर टैक्स का कलेक्शन कैसा है, बेटर है, गुड है। बट अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल यूपी में अच्छी खासी पॉपुलेशन है, सारी चीजें हैं, बट वहां पर टैक्स का कलेक्शन क्या है, बहुत ज्यादा लो है। लेकिन ये सारा एक साथ मिलकर कहाँ जा रहा है, यूनियन के पास जा रहा है। बट एट द एंड जब इस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर में, है ना, तो केरल को कम मिल रहा है और यूपी को ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो स्टेट बड़ा है, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए। तो ये एक कंसर्न यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कुछ कंसर्न है। अभी आपकी क्या हुई, 16 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ओके। तो यहाँ पर बता दिया जाए तो 16 फाइनेंस कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन। अब आपको ना थोड़े ये नाम भी याद रखते होंगे, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, है ना। सो द 16 फाइनेंस कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन अरविंद Panagia has begun its work by inviting suggesting from public on the mandate set for it all by center. State argues that they should receive more funds. अब यहाँ पे स्टेट यही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फंड मिलना चाहिए, ओके, क्योंकि उनके पास क्या होती है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इन कंपैरिजन टू यूनियन, क्योंकि वो लोगों के ज्यादा पास में होते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर चीजें होती है, उनके पास इतना एडिक्वेट फंड नहीं होता है कि वो क्या कर सके, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल कर सके। आई होप अब आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट इनको क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये हर 5 साल में क्या किया जाता है, आपको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लाइक कोविड जैसी सिचुएशन कुछ भी है, तो इसका जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। इसमें मेंबर्स की बात करते हैं, इसमें 4 मेंबर्स होते हैं और 1 आपके चेयरपर्सन होते हैं, ओके। जो ये मेंबर्स का क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो ये लाइक उन्हें जो फाइनेंस है, अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ओके। या फिर वो हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन से यहाँ पर रखते हो कि मतलब दे कैन बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, है ना। और यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, और उनको फाइनेंस मैटर की अच्छा एक्सपीरियंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा और इकोनॉमिक का अच्छा नॉलेज है, तो दे कैन बी अ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ओके। यहाँ पर ये कौन डिसाइड करता है, आपकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कौन मेंबर होगा और क्या क्वालिफिकेशंस यहाँ पर होंगी। टेन्योर की बात करते हैं, सो टाइम पीरियड यहाँ पर स्पेसिफाइड ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी पर्सन को यहाँ पर रीअपॉइंट भी कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया, जैसे कि हमने बात की है क्या क्या होता है, पॉपुलेशन। अब जो 14 फाइनेंस कमीशन थी, उन्होंने 1971 का जो पॉपुलेशन सेंसस था उसका भी यहाँ पर लिया था और 2011 का भी कुछ परसेंटेज लिया था। लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने सिर्फ यहाँ पर 2011 का जो पॉपुलेशन था सेंसस, उसको 11 का ही लिया था। एरिया कवर, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी,
तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिस बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ डू असम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल फंक्शंस, है ना। असम का जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है वो कैसे काम करता है, तो पहले अभी यहाँ पर देखेंगे 5 जुलाई को क्या होता है। असम गवर्नमेंट आस्क्ड द बॉर्डर विंग्स ऑफ द स्टेट पुलिस नॉट फॉरवर्ड केसेस ऑफ नॉन मुस्लिम हु एंटर्ड इंडिया इलीगली बिफोर 2014, है ना। तो यहाँ पर जो इलीगल मुस्लिम्स हैं उनका यहाँ पर जो डेटा है उसको फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास क्या करें, यहाँ पर आपका ना भेजें, फॉरवर्ड ना करें, ठीक है। अब ये एफटी क्या है, कैसे आता है, तो ये जो आपका फॉरेन ट्रिब्यूनल है एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है फॉर्म थ्रू द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964 अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1946, है ना। तो ये जो हमारा फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 है उसके सेक्शन 3 के तहत यहाँ पर इस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये आपकी एक कैसी बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल है, मतलब कि कैसी है, क्वासी जुडिशियल, जैसे कि एक जुडिशरी का काम होता है तो कुछ काम ये जुडिशरी वाले भी करती है। ओके, सो इसका काम देख लेते हैं। टू लेट लोकल अथॉरिटीज इन अ स्टेट रेफर अ पर्सन सस्पेक्टेड टू बी अ फॉरेनर और ट्रिब्यूनल, तो मतलब इसमें यहाँ पर कि कौन सा पर्सन फॉरेनर है, कहाँ से, जैसे जो इलीगल माइग्रेंट्स वगैरह होते हैं, पर्सन होते हैं, तो उस चीज को यहाँ पर क्या करने का काम किसका होता है, इस ट्रिब्यूनल का होता है। तो द एफटीज आर करेंटली एक्सक्लूसिव टू आसाम एज केस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स आर डेल्ट विथ अकॉर्डिंग टू द फॉरेनर्स, है ना। तो यहाँ पर जो भी इलीगल माइग्रेंट है ये फॉरेनर्स के तहत क्या किए जा रहे हैं, डील किए जा रहे हैं। ओके, सो इन अदर स्टेट ईच एफटी हेडेड बाय अ मेंबर ड्रॉन फ्रॉम जजेस, एडवोकेट्स एंड सिविल सर्वेंट्स विद जुडिशियल एक्सपीरियंस। इसके मेंबर्स कौन से होते हैं, तो जजेस हैं, अगर किसी कोर्ट के जज रहे हों, है ना, सिविल सर्वेंट्स रहे हों, एडवोकेट्स हैं, और अगर उनके पास जुडिशरी का अच्छा एक्सपीरियंस है, जुडिशियल एक्सपीरियंस है, तो ये इस बॉडी के क्या होते हैं, आपके मेंबर होते हैं। इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। सो इस बॉर्डर, फिर व्हाट इज द रोल ऑफ बॉर्डर पुलिस, तो द असम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टेट पुलिस स्पेशल ब्रांच इन 1962। तो यहाँ पे जो बॉर्डर पुलिस है, असम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1962 में यहाँ पर इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। क्यों, प्रिवेंशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तानी स्कीम। यहाँ पर जो इस स्कीम के तहत इसको यहाँ पर क्या किया जाता है कि हमें क्या करना है, जो ये पाकिस्तानी जो इंडिया में इलीगली यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से यहाँ पर क्या किया जाए, फिल्टर किया जाए। आफ्टर द लिबरेशन, यहाँ पर जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर होता है तो पीआईपी जो स्कीम है उसको रीनेम किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स और पीआईएफ स्कीम। तो पहले आपकी पीआईपी स्कीम थी, है ना, पाकिस्तान था, अब इस पाकिस्तान से इसको फॉरेनर्स कर दिया, मतलब कि वही की जो बाहर से आ रहे हैं दूसरे अदर स्टेट से और कंट्रीज से, यहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं तो इनको किस तरीके से, मतलब इनको फिल्टर करना एक तरीके से, आप बस इतना समझिए, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे इतना याद रखना है। उसके बाद फंक्शन, जैसे कि अकॉर्डिंग टू 1964 ऑर्डर, एफटी हैज the power of civil court in a certain matter such as summoning or enforcing the attendance of any person and examining him or her on oath and requiring the production ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, है ना। तो मतलब ये क्या कर सकते हैं, उनको अगर लगता है कि ये पर्सन क्या है, दूसरे स्टेट से, दूसरी कंट्री से आया है, तो उनका काम क्या हो जाएगा, उस पर्सन को समन करना, उनको इन्फोर्स करना कि हाँ आपको यहाँ प्रेजेंट रहना है, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीजों को एग्जामिन करना, ये सारा काम क्या होता है, इस ट्रिब्यूनल का यहाँ पर होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ से आप एक और निकाल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है आपका, ये कि मतलब 2014 से पहले, आप सभी को बता दिया, 2014 से पहले अगर कोई भी इमिग्रेंट्स कहाँ से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर यहाँ पर आते हैं तो अब उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, लेकिन सिर्फ 6 माइनॉरिटीज कंट्रीज को, वो कम्युनिटीज को, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, इसमें मुस्लिम्स को ऐड नहीं किया गया। अब गवर्नमेंट का ये आर्ग्यूमेंट है, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि मुस्लिम्स को हमने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये जो तीनों कंट्रीज है वो कैसी हैं, आपकी एक इस्लामिक कंट्री है ना। तो ऑलरेडी वहां पर वो कैसे है, मेजॉरिटी में है, इतना आपको क्लियर हुआ, वो कैसे हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी में है, और ये सारे जो है यहाँ पर माइनॉरिटीज में, इसलिए हमने इनको क्या किया है, यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात की है। तो यहाँ पर ये रूल्स वगैरह हैं, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए जा रहे हैं फेवर में कि ये क्या कर सकता है, हमने ये जो एक्ट है वो रिफ्यूजीज को एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करेगा, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन होगा यहाँ पर, और जो पार्टीशन के टाइम पे जो विक्टिम्स उनको रिलीफ मिलेगा। इसके अगेंस्ट में क्या है, ये कहा जा रहा है कि इक्वालिटी के अगेंस्ट में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है
है ना, राइट टू इक्वालिटी, ये इसको क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये केस पूरा अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। वो ये कह सकते हैं कि इन अ स्पेशल केसेस ये जो राइट टू इक्वालिटी है इसको भी वॉलेट किया जा सकता है। तो स्पेशल केस यहाँ पर गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी। ये क्या कर रहा है, वॉल्यूशन ऑफ सेक्युलरिज्म, तो मेकिंग रिलीजन ग्राउंड, हम एक रिलीजन को ग्राउंड बना रहे हैं, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, इस एक्ट में हमने एक रिलीजन को ग्राउंड बनाया है, जो क्या कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो फीचर है उसको यहाँ पर वॉलेट कर रहा है। फिर हम यहाँ पर मुस्लिम्स के तहत डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ अदर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ग्रुप, यहाँ पर जो अदर माइनॉरिटीज ग्रुप हैं उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका भी कंसर्न यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। और साथ साथ ये जो आसाम अकॉर्ड है उसका भी क्या कर रहा है, वॉल्यूशन कर रहा है। ओके, तो अभी ये इसके अगेंस्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अगेंस्ट में ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। सो आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।